ब्रेक इवन एडवांटेजेस ऑफ ब्रेक इवन चार्ट आज हम देखेंगे। तो आपको पता है कि ये चार्ट क्या दिखाता है? ये आपको ये दिखाता है कि बिजनेस जो है ना वो कब अपनी कॉस्ट को कवर करने के काबिल होगा, एट व्हाट पॉइंट। तो जितनी भी आपने कॉस्ट आपकी लगी हुई है, तो आपको उतना रेवेन्यू कब आना शुरू होगा, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। अच्छा, उसमें अगर हम एडवांटेजेस देखें तो सबसे पहले हमें क्या नजर आ रहा है? प्रॉफिट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट कैन बी मेड नोन। ये हमने पढ़ा है इसको अच्छे से, कि किसी भी लेवल पे आपका प्रॉफिट जो है वो हम देख सकते हैं कि कितना है। और ये हमने लास्ट टाइम भी बात की थी इसके ऊपर। तो अगर मैं यहीं पर ही आपको, एक मिनट, लास्ट टाइम इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दफा से दोबारा से बता दूं कि अगर फर्ज किया कि आपके पास ये ब्रेक इवन है, ये आपके पास टोटल रेवेन्यू है और ये आपके पास टोटल कॉस्ट है, तो आपके पास ये ब्रेक इवन होता है और ये ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट नीचे जो है, यहाँ ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट होगा और ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। राइट। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि पहला जो पॉइंट है ना, प्रॉफिट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट कैन बी मेड नोन। तो आप अभी यहाँ तो ब्रेक इवन है, अगर आप इस आउटपुट पे पहुंच गए हैं, इस लेवल पे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी कॉस्ट कितनी है और देख सकते हैं आपका रेवेन्यू कितना है, और आप निकाल सकते हैं कि प्रॉफिट कितना है, आराम से देख सकते हैं आप। किस तरह से बताता हूँ अभी, अगर हम रेवेन्यू को यहाँ ड्रैग कर दूं, लेट से रेवेन्यू 100 है और ये जो कॉस्ट है इसको भी यहाँ ड्रैग कर दूं, ये लेट से आ रहा है 80, तो हमें नजर आ गया कि आपका जो प्रॉफिट है वो 20 है, क्योंकि प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। इसको माइनस करने से आता है रेवेन्यू को, रेवेन्यू में से कॉस्ट को। तो एक तो ये हो गया, किसी भी आउटपुट लेवल पे आपने प्रॉफिट चेक करना है, आप ब्रेक इवन के थ्रू देख सकते हो। एक तो ये फायदा है आपको, और आपको पता है कि प्रॉफिट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉफिट तो मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो अगर आप वही नहीं देखेंगे तो मोटिवेशन कैसे मिलेगी? ठीक है, और ओनर्स को उनका रिटर्न भी चाहिए होता है। अच्छा, फिर चार्ट्स आर इजियर टू कंस्ट्रक्ट एंड इंटरप्रेट। ये भी एक बात आ गई कि चार्ट्स आपने बनाने, डेटा आपके पास है तो आपने आसानी से चार्ट्स जो है ना वो बना लिए, बजाय कि आप कैलकुलेशंस करें। और चार्ट बनाने के बाद आपके लिए फाइंड आउट करना चीजें आसान हो जाता है, मतलब इसमें कैलकुलेशन उतनी कॉम्प्लेक्स रहती नहीं है ना, आपने सिर्फ ग्राफ को रीड करना है और आइडिया लगा लेना है कि लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। जैसे हमें नजर आ रहा है कि इस एरिया में सारा लॉस है, क्योंकि कॉस्ट ऊपर है, प्रॉफिट रेवेन्यू आपका कम है, ऊपर वाले एरिया में प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर ब्रेक इवन है 12। ठीक है। अच्छा, फिर अफेक्ट ऑन प्रॉफिट ऑफ एनी बिजनेस डिसीजन, ये भी बात हुई थी, सच एज द प्राइस चेंज और परचेज ऑफ इक्विपमेंट टू लोअर वेरिएबल कॉस्ट। आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट पे क्या पड़ेगा, ये भी आप ब्रेक इवन से देख सकते हैं, और मैंने इसके बारे में भी आपको बताया था अच्छे से। जल्दी से मैं इसको आपको दोबारा से बता देता हूँ कि लेट्स से कि आपके पास अ, अच्छा, मैं इसको ना यहाँ पे ले जाता हूँ, यहाँ देख लेते हैं कि हमारे पास, कि अगर लेट्स से कि हमारे पास ये ग्राफ है और ये हमारे पास टोटल रेवेन्यू है और ये हमारे पास टोटल कॉस्ट है। ठीक है जी। तो वो अब ये कह रहा है कि आपने अगर कोई बिजनेस डिसीजन लेना है, जैसे आपका डिसीजन है कि आप कह रहे हैं कि हमने प्राइस को बढ़ाना है, हमने ज्यादा प्राइस चार्ज करनी है, ये एक बिजनेस डिसीजन है। तो उसका बताएं जी इम्पैक्ट क्या होगा। लेट्स से कि ये आपका ब्रेक इवन अभी आ रहा है यहाँ पर 100 पे। ठीक है। तो जब प्राइस आप बढ़ा देंगे तो आपको हर प्रोडक्ट पे जो आप बेच रहे हैं उस पर रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा। ठीक है। तो यानी कि आपने एक 10 रुपए की चीज थी 20 रुपए की कर दी, एग्जाम्पल दे रहा हूं ना, 10 की चीज है वो आपने 20 की कर दी। तो अब आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो कुछ इस तरह का कर्व बनेगा, यानी कि ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, उसका स्लोप ज्यादा होगा, क्योंकि आपको रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है। अब आपका ब्रेक इवन कहाँ आ रहा है? अब आपका ब्रेक इवन यहाँ आ रहा है, क्योंकि टोटल कॉस्ट उतनी है। तो अब आपको पता चल गया कि आपने जो डिसीजन लिया है उसका इम्पैक्ट क्या है। अच्छा, उसका एक तो इम्पैक्ट ये कि आपका ब्रेक इवन जल्दी आ रहा है, लेट्स से 50 पे आ रहा है, और दूसरा आपका प्रॉफिट अर्ली स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जितनी जल्दी ब्रेक इवन अचीव होता है उतनी जल्दी प्रॉफिट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ब्रेक इवन से आगे जितना भी प्रोड्यूस करेंगे वो प्रॉफिट होगा। तो पहले वो 100 यूनिट्स के बाद यहां जाके प्रॉफिट आना था। ठीक है, पहले। और अब जो है वो ब्रेक इवन जो है वो आपका पहले आ गया, तो अब आपका प्रॉफिट 50 के फौरन बाद से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ये एरिया सारा आपका प्रॉफिट का ही होगा सून 50 के बाद। तो एक तो ये है।
आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर मैं ये बात करूं, इसको मैं अगर ट्रेस कर दूं, अगर एक और डिसीजन लेते हैं कि बिजनेस ये कह रहा है कि हमने अपनी कॉस्ट को कम करना है, डिसीजन ही देख रहे हैं ना, कॉस्ट को कम करना चाह रहे हैं। तो आपकी कॉस्ट थी वो आप रिड्यूस करना चाह रहे हैं, तो कॉस्ट आपकी 20 थी, आपने इसको 10 कर दिया। कैसे किया? जैसे कि रॉ मटेरियल था तो आपने सप्लायर स्विच कर लिया, वो सप्लायर जो आपको सस्ती चीजें देता है। आपके पास वर्कर जो है वो रिडंडेंट थे, ज्यादा थे, आपने कुछ वर्कर्स को निकाल दिया। तो आपने अब फर्ज किया आप कॉस्ट अगर कम कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा वहां कि आपकी, अगर मैं चले दो कॉस्ट की बात नहीं करता, मैं सिर्फ रॉ मटेरियल की बात करता हूँ। तो आपके पास अगर, एक मिनट, आपके पास अगर ये टोटल रेवेन्यू है, तो अब आपकी कॉस्ट पहले ये थी पहले, ठीक है ना, और ये आपका ब्रेक इवन था, फर्ज किया वही 100 पे लेके आ रहा हूँ। लेकिन अब आपने वो सप्लायर स्विच कर लिया है, वो आपको सस्ती चीज दे रहा है, तो आपके टोटल कॉस्ट का स्लोप कम हो जाएगा। अब टोटल कॉस्ट आहिस्ता बढ़ेगी, क्योंकि अब आपको हर यूनिट बनाने पे उतनी कॉस्ट नहीं पड़ रही, पहले से कम पड़ रही। ठीक है, तो अब आपका ब्रेक इवन यहाँ पर भी जल्दी आता हुआ नजर आ रहा है। ये अराउंड आप कह लो कि 70 पे आ रहा है, तो यहाँ पर भी ब्रेक इवन जल्दी आ गया और प्रॉफिट जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब है, तो बिजनेस डिसीजन नॉर्मली ऐसे ही होते हैं ना, या तो उसमें प्राइस फैक्टर होता है, आप रेवेन्यू को बढ़ाना चाह रहे होते हैं, या फिर कॉस्ट को आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो कोई भी डिसीजन लें तो उसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं प्रॉफिट पे क्या होगा थ्रू ब्रेक इवन। तो ये इसका मकसद है। अच्छा, फिर अगर हम आगे देखें तो हमारे पास सेफ्टी मार्जिन कैन बी मेड नोन, ये हमने बात कर ली हुई है कि सेफ्टी मार्जिन क्या होता है। कि सेफ्टी मार्जिन होता है कि वो ये बताता है कि एक बिजनेस कितनी सेल लूज कर सकता है बिफोर सफरिंग लॉसेस। तो यानी कि अगर मैं इसी को पकड़ लूं, तो यहाँ पे अगर ये बात हमारी हुई थी, तो हम ऐसे ले लेते हैं, ये टोटल रेवेन्यू है, ये टोटल कॉस्ट है, और ये हमारे पास ब्रेक इवन है। फाइन। अच्छा, अब सेफ्टी मार्जिन, ये तो ब्रेक इवन है ना, इसको हम बोलेंगे ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट। ब्रेक इवन लेवल आप यहां मौजूद हैं, ये क्या है? करंट लेवल। मतलब अगर बिजनेस यहां ऑपरेट कर रहा है करंट लेवल पे, करंट लेवल है लेट से आपका 200 यूनिट्स आप बना रहे हैं, ब्रेक इवन आ रहा है लेट से 100 पे। तो अगर आपने निकालना हो सेफ्टी मार्जिन जिसे कहते हैं SM, तो वो निकल रहा है ना यहाँ पे, वो निकल रहा है कि 200 माइनस 100। कैसे निकलता है? ब्रेक इवन, सॉरी, वो निकलता है करंट लेवल माइनस ब्रेक इवन लेवल। आपको अच्छे से पता है। तो आपके पास 100 आ गया। अब ये 100 क्या चीज है सेफ्टी मार्जिन? ये कह रहे हैं कि इफ यूनिट बिजनेस की जो सेल्स है वो 100 यूनिट से भी कम होती है, 100 यूनिट से गिर जाती है, स्टिल बिजनेस वोंट सफर लॉस। इसीलिए इसको बोलते हैं सेफ्टी मार्जिन, कि इवन इफ सेल्स ड्रॉप बाय 100 यूनिट्स, बिजनेस वोंट सफर लॉस। तो बिजनेस को सेटिस्फैक्शन रहती है कि अच्छा यार, हम स्टिल कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्ज किया 100 यूनिट से नहीं गिरती, 50 से गिर जाती है, तो स्टिल आपको पता है कि आपके पास 50 यूनिट्स का गैप अभी भी पड़ा हुआ है, और स्टिल यू आर अर्निंग प्रॉफिट। तो कोई आप हेस्टी डिसीजन नहीं लेंगे कि यार ये तो कम हो रहा है, पता नहीं लॉस ना शुरू हो गया हो, चलो यार बंद करो। तो वो गलत डिसीजन हो जाएगा। कोई एट टाइम होता है कि कोई ऐसा टाइम पीरियड आ जाता है जिसमें डाउनफॉल चल रहा होता है ओवरऑल, तो आपको उसमें सस्टेन करना होता है, सरवाइव करना होता है। तो वो आपको यहाँ हेल्प करता है सेफ्टी मार्जिन के, यार स्टिल ये कि हम अभी उस प्रॉब्लम में नहीं है और हम इस टाइम पीरियड को गुजार पाएंगे, क्योंकि आगे शायद फेवरेबल कंडीशंस आपको मिल जाए लेटर ऑन। कहते हैं वो बिजनेस जो कि टफ टाइम में सरवाइव कर पाता है, वही आगे जाके फ्लरिश करता है और ग्रो करता है। जो छोटे बिजनेस होते हैं वो टफ टाइम देखते हैं और साथ ही बंद हो जाते हैं, तो इसलिए वो कभी बड़े हो ही नहीं पाते। बड़ा बिजनेस तो होता ही वही है जो कि टफ टाइम से गुजरता है, वो बंद नहीं होता, वरना बंद, अच्छा बिजनेस बंद होते रहेंगे और खुलते रहेंगे वो तो स्मॉल ही रहेंगे। बड़ा तो वो होगा जो कि हमेशा खुला रहेगा, चाहे टफ टाइम ही क्यों ना हो। तो ये सेफ्टी मार्जिन यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि बिजनेसेस को सही डिसीजन लेने में हेल्प आउट करता है। अच्छा, फिर हमारे पास है जी कि हेल्प्स इन चूजिंग बिटवीन डिफरेंट ऑप्शंस, ये भी करता है। क्या मतलब? अच्छा, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। पहले भी इस पर बात हुई है, वो ये कि यहाँ पे बताता हूँ। दो ऑप्शन है आपके पास, लोकेशन ए, लोकेशन बी। और लेट्स से कि आपको बिजनेस ए से जो लग रहा है कि आपको जो फोरकास्ट प्रॉफिट है, फोरकास्ट प्रॉफिट मतलब आपको लग रहा है कि इतना प्रॉफिट मुझे होगा इस बिजनेस से,
या दो बिजनेस के प्रोजेक्ट्स हैं ए और बी, तो यहां से आपको लेट से फायदा हो रहा है $10,000 का प्रॉफिट आ रहा है, यहां से आपको आ रहा है $8,000 का। तो अब जाहिर लग रहा है कि भाई बिजनेस ए बेहतर है, हाँ प्रोजेक्ट ए बेहतर है, हम प्रोजेक्ट ए को ले लेते हैं, बी को छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप इसका ब्रेक इवन निकालते हैं और देखते हैं, तो इसका ब्रेक इवन जो है ना वो आ रहा है 6 साल, 6 साल कह रहा हूँ, गड़बड़ हो गई, 6 साल नहीं, ये आ रहा है 66,000 यूनिट्स पे फॉर एग्जाम्पल। और जो प्रोजेक्ट बी है इसका ब्रेक इवन आ रहा है 1,000 यूनिट्स पे। अब आपके लिए जो बेटर ऑप्शन है ना वो बी है, ए नहीं है। वजह यह है कि 6,000 यूनिट्स बहुत लंबा अरसा है कि आप पहले इतना प्रोड्यूस करें, बेचें, तो ब्रेक इवन आएगा। तो वो प्रॉफिट तो बाद में आना है, ये वाला जो आपको 10,000 का प्रॉफिट नजर आ रहा है, ये तो तब होगा ना जब ब्रेक इवन आप अचीव कर लोगे। तो ब्रेक इवन अचीव करने में भी जब आपको 6,000 यूनिट्स बनाने हैं और उनको बेचना है, तो ये मुश्किल काम है। हो सकता है आप 6,000 यूनिट बना रहे हैं लेकिन वो बिक ही नहीं रहे या बना ही नहीं पा रहे, तो ये फिर रिस्की बिजनेस हो जाएगा, आप फंस जाओगे। प्रोडक्शन नहीं हो रही, बिक नहीं रही, रेवेन्यू नहीं आ रहा, उधर आप सैलरीज दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम आ जाएगा। यहाँ पर बेशक $8,000 है, लेकिन आपका इसे कहते हैं यहाँ पे अर्ली ब्रेक इवन है, ब्रेक इवन जल्दी आ रहा है। ठीक है, तो आपको ब्रेक इवन जितना जल्दी आएगा, इसका मतलब है ये जो $8,000 है ये आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। 1,000 यूनिट आपने पूरे किए, आगे शुरू किया, तो आगे आपका प्रॉफिट शुरू हो गया और जल्दी आपको 8,000 भी मिल सकता है प्रॉफिट। तो ये वो कहते हैं ना, हम क्या कहते हैं, एक हम इंग्लिश प्रोवर्ब भी इस्तेमाल करते हैं, अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। भाई एक परिंदा जो हाथ में है ना वो बेहतर है, वो दो झाड़ियों में है, पता नहीं हाथ आते हैं कि नहीं आते। तो ये वही वाली बात है। तो ब्रेक इवन आपको उससे बचा लेता है, यानी कि जो टू बर्ड्स इन द बुश है ना, उससे बचा लेता है कि आप लालच नहीं करते, क्योंकि उसमें आप फंस सकते हो कि वो एक परिंदा भी जाएगा और वो जो दो हैं वो तो आपके हाथ में पहले ही नहीं है। तो जो इसलिए, और दूसरा, जितना आप लंबा जाते हैं ना टाइम पीरियड में, 6,000 यूनिट बनाने हैं तो टाइम लगेगा, तो फिर आप पता नहीं आगे क्या होता है, आगे कंपटीशन बढ़ जाता है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज ऐसी आ जाती हैं जो कि बिजनेसेस को रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं, और हजार चीजें। मुल्क में कोई डाउनफॉल आ गया है, लोगों के पास पैसे ही नहीं है चीजें खरीदने के, तो फिर तो आपका ये 6,000 यूनिट वाला काम होना ही नहीं कभी। तो फिर 1,000 में आप जल्दी से कवर करके प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो ब्रेक इवन यहाँ पर भी हेल्प करता है कि जब भी दो ऑप्शन में चूज करना हो, तो आप चूज कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपको लेना है। अच्छा, और वो आपके लिए सूटेबल है। अच्छा, इसी तरह आगे देखें तो आगे हमारे पास है हेल्थ। अच्छा, ये तो बात हमारी हो गई, आगे हम चलते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रेक इवन चार्ट, वो भी देख लें। ऑल आउटपुट कैन नॉट बी सोल्ड एट वंस, हमने पढ़ा था। नो अलाउंस फॉर स्टॉक, भाई आप जितनी चीजें बनाते हैं वो सारी एकदम कहाँ बिकती हैं, हमें क्या करना पड़ता है, हमें इन्वेंट्री भी रखनी पड़ती है। इन्वेंट्री बड़ी कॉमन टर्म है जो इस्तेमाल होती है अकाउंटिंग में भी, बिजनेस में भी, कि ऐसा ऐसी आइटम जो कि अभी अनसोल्ड है, वो आपके पास पड़ी हुई है, और वो टाइम लगेगा बिकने में। तो ये तो कहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है कि भाई 6,000 यूनिट्स बना लो तो बस आपका ब्रेक इवन आ गया। भाई 6,000 यूनिट बनाने नहीं है, बेचने भी हैं। तो ये आपको किसने कह दिया कि 6,000 यूनिट बन गए तो बिक भी गए? ठीक है, तो ये एक तो ये इनकी assumption बड़ी रॉन्ग है, एक तो ये बात। फिर और हो सकता है कई बिजनेस 6,000 यूनिट जल्दी से बना भी लें, लेकिन फिर भी उनका ब्रेक इवन नहीं आ रहा, क्यों? बिके नहीं। तो ये इसके बारे में बात ही नहीं करता, ये कहते हैं जितने यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बिक भी रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर आ गया हमारे पास फिक्स कॉस्ट ऑफ अ बिजनेस डज चेंज इवन बिफोर रीचिंग द फुल कैपेसिटी। अब ये बात भी आ गई कि अब इसने कहा फिक्स कॉस्ट सेम रहती है। हमारे पास जो ब्रेक इवन का अगर मैं डायग्राम बनाऊं, बाकी भी जो ऊपर ये नीचे बनी हुई है, तो यहाँ पे एक फिक्स कॉस्ट भी होती है ऐसे करके। इलेक्ट्रिसिटी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं आती? इलेक्ट्रिसिटी फिक्स कॉस्ट हो भी सकती है, ये जरा थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बन जाता है, डिपेंड करता है कि किस किस्म की इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन हो सकती है। ये देखिए, ये मैंने फिक्स कॉस्ट ली है, मतलब इसका ये है कि आपके आउटपुट में जो मर्जी चेंज आ जाए, फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, अच्छा, ये कहते हैं फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, जबकि ऐसा नहीं होता, फिक्स कॉस्ट भी चेंज हो सकती है। भाई आप अगर फर्ज किया फॉर एग्जांपल आप रेंट भी बिल्डिंग का देते हैं, तो क्या रेंट जो है वो हर साल एक इतना ही पे करते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। आप रेंट हर साल बाद चेंज हो गया, जो बिल्डिंग का मालिक है उसने रेंट बढ़ा दिया, तो चेंज हो सकता। सैलरी, वो भी वर्कर अगले साल ज्यादा डिमांड कर सकते हैं, आपको देनी पड़ सकती है। तो ये जो अज्यूम कर रहा है कि भाई फिक्स कॉस्ट जो है वो सेम रहती है, वो बात नहीं है, फिक्स कॉस्ट चेंज हो सकती है। हाँ, फिक्स कॉस्ट आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती, वैसे चेंज हो सकती है।
ठीक है, तो ये इस पे एक प्रॉब्लम। फिर टी आर एंड टी सी आर नॉट ऑलवेज स्ट्रेट लाइंस, ये भी बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे तो हमने बिजनेस में इतना नहीं पढ़ा इसके बारे में, लेकिन ये ऐसा ही है कि हम बोलते हैं टोटल कॉस्ट का कर्व, टोटल लाइन का कर्व, एक्चुअली वो लाइन का वो कॉस्ट कर्व है, वो तो सी स्ट्रेट लाइन है, जबकि प्रैक्टिकली स्ट्रेट लाइन नहीं होती। मैं आपको बताऊं क्या क्या होता है एक्चुअली। टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू जो है वो किस तरह के कर्व होते हैं, मैं आपको दिखा दूं यहीं पर ही, एक मिनट। ये देखिए, अब मैं यहां पर अगर बना रहा हूं, यार तुम सही लिखा था। अच्छा, यहां पर अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो टोटल कॉस्ट का कर्व है वो कुछ ऐसा होता है, आपने देखना, ये टोटल रेवेन्यू का कर्व कुछ ऐसा होता है। एक्चुअली ये इस तरह बेंड करते हैं, लेकिन वो क्या कहता है जी, स्ट्रेट लाइन। हम इस पे बात कर सकते हैं कि ऐसे क्यों होती है, लेकिन हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे, इसलिए हमें जानना जरूरी नहीं है, ना ही वो आपसे पूछेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इनमें बेंड होता है, लेकिन होता क्या है कि वो सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन शो कर रहे हैं, जो कि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। तो एक और रॉन्ग अजम्पशन इनकी आ रही है हमारे पास। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। अ, अच्छा, फिर आ गया टी आर एन टी, ये तो बात हो गई। सम कॉस्ट आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एज फिक्स्ड और वेरिएबल, ये हमने पहले भी बात की हुई है। जैसे मैं कहता हूं कि एक बंदा है, उसको सैलरी मिल रही है प्लस कमीशन मिल रहा है, पहले भी बात हुई हुई है, तो भाई सैलरी तो एक फिक्स कॉस्ट है, वर्कर काम करे ना करे सैलरी मिलनी है। कमीशन तब मिलना है जब वो चीजें बेचेगा, नहीं बेचेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो अब आप वर्कर की ये जो सैलरी प्लस कमीशन है, या अब इसको अगर हम वेज बोल लें टोटल, तो ये वेज फिक्स कॉस्ट है कि वेरिएबल, पता नहीं किस में डालें, क्योंकि वो उसमें फिक्स का एलिमेंट भी है और वेरिएबल का एलिमेंट भी है, तो ऐसी कॉस्ट को सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम आ गया। तो अब कैसे आप इस्तेमाल करेंगे ब्रेक इवन चार्ट में, तो ये एक प्रॉब्लम आ गया आपके पास। अच्छा, और हमने आगे, अच्छा आगे हमारे पास आ गया। फिर एक क्वेश्चन था जी जी बोले। कि वो कहते हैं वो हम ब्रेक इवन में कैसे शो करेंगे जो सेमी फिक्स्ड कॉस्ट होती है। हम वही तो कह समझ रहा, गए। हम ये करते हैं कि अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, एक मिनट मेथड्स। अच्छा, ये हमारा ब्रेक इवन चार्ट तो हो गया ना, ये यहाँ पर मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब ब्रेक इवन बनाया जाता है ना, तो आपकी टोटल कॉस्ट यूं आती है, और वो कभी जीरो से स्टार्ट नहीं होती, यानी कि जीरो आउटपुट है ना अगर आपकी, तो तब भी आपकी कोई ना कोई टोटल कॉस्ट है, क्योंकि टोटल कॉस्ट हमेशा फिक्स कॉस्ट से शुरू होती है। ये फिक्स कॉस्ट है आपकी, क्योंकि जब भी आउटपुट जीरो होगी, वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो होगी, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो होगी। तो अब जब आपको यही नहीं पता कि आपकी फिक्स कॉस्ट है कितनी, क्योंकि आप आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो रही है कि यार ये वाली फिक्स है कि वेरिएबल है, तो आप टोटल कॉस्ट तो हो सकता है यहाँ से शुरू ना करें, हो सकता है आप यहाँ से शुरू कर दें, हो सकता है आप यहाँ से शुरू कर दें, तो प्रॉब्लम आ गई। फिर तो आपका जो ब्रेक इवन बनेगा वो भी एक्यूरेट नहीं आएगा। तो ये एक मेन प्रॉब्लम आ रही है अगर आपकी कोई ऐसी कॉस्ट आ गई है तो ये इशू है, ये इसका, इसकी लिमिटेशन है ना, वही तो हम पढ़ रहे हैं। ठीक। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब हमारे पास आ गया इंपॉर्टेंट चीज, जो मैंने आपको भी कहा है, कॉस्टिंग मेथड्स। अब कॉस्टिंग मेथड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि आपने जब किसी बिजनेस की कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, बिजनेस की कॉस्ट को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो कैलकुलेट करने के लिए जो प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं कॉस्टिंग मेथड्स। अच्छा, आप किसी से पूछें यार आप क्या कर रहे हो, मैं कॉस्टिंग कर रहा हूँ। अब कॉस्टिंग कर रहा हूँ का मतलब है कि आप पहले बिजनेस की कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और फिर देख रहे हैं कि कहाँ पर, किस एरिया में, किस सेक्शन में, किस डिपार्टमेंट में, किस प्रोडक्ट में कितनी कॉस्ट लग रही है। ठीक है, तो फिर आप इसके लिए वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, ए, ये मैं लिख रहा हूं, कॉस्ट इज चार्ज्ड। क्या मतलब होता है कि आपने कॉस्ट को चार्ज करना है। मतलब एग्जांपल ये है कि आप की लकड़ी की कॉस्ट है, फर्ज किया वुड की, तो आपने देखना है वुड की कॉस्ट किस पे पड़ रही है। तो आपने देखा जी, पर टेबल वुड की कॉस्ट आ रही है 1,000 रुपया, तो ये आप कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं। $1,000 वुड की कॉस्ट आ रही है एक टेबल के ऊपर, तो इसको बोलते हैं कॉस्ट चार्ज करना। अच्छा, ये निकालना जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर आप कॉस्टिंग नहीं कर रहे और आपको नहीं पता आपकी कॉस्ट कितनी है, तो ना तो आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, ना आप ये देख सकते हैं कि आपकी कॉस्ट बढ़ रही है कि कम हो रही है। अगर बढ़ रही है तो इट इज अ वरीसम साइन,
वो आगे प्रॉब्लम करेगी, लेकिन आपको पता नहीं है। फिर अगर आपने किसी कंपाइटर से compete करना है और प्राइस कम करना चाह रहे हैं, तब भी आपको कॉस्ट पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कॉस्ट ज्यादा है और आप प्राइस कम कर रहे हैं, आपको तो लॉस शुरू हो जाएगा, आप compete कहाँ से करेंगे। तो आपको ये देखना है। और अगर आपकी कॉस्ट कम हो रही है तो उसका मतलब है आप एफिशिएंट है, आपको इंकरेजमेंट मिलेगी कि हर लिहाज से आपको देखना है कि आपकी कॉस्ट कहाँ कहाँ लग रही है और कितनी कितनी है। फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को भी देखना है। अच्छा याद रखिए, वेरिएबल कॉस्ट अगर बढ़ रही है तो इतना इशू नहीं है। फिक्स कॉस्ट अगर बढ़ रही है या बहुत ज्यादा है तो आपको प्रॉब्लम रहेगा बहुत ज्यादा। उसकी वजह क्या है, मैं आपको जरा इसको भी जरा जल्दी से एक्सप्लेन कर दूं। ये भी आपको समझना है। क्या, क्या अगर एक बिजनेस है जिसकी हाई वेरिएबल कॉस्ट है, हाई वेरिएबल कॉस्ट और लो फिक्स कॉस्ट है, तो ऐसा बिजनेस फायदे में है। उसकी वजह क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कि होता है हर बिजनेस हर वक्त जो है ना, वो अपनी फुल कैपेसिटी पे नहीं चल रहा होता कि फुल डिमांड है और वो धड़ाधड़ चीजें बेची जा रहा है। कभी होता है कि डाउनफॉल भी आता है, या डिमांड लो है, या उस वक्त सीजन नहीं है, ये होता है। तो आप इमेजिन करो कि जैसे ही आप आउटपुट गिराएंगे, आउटपुट आप गिराएंगे, क्योंकि डिमांड अभी नहीं है, फॉर एग्जांपल सीजन नहीं चल रहा है या डिमांड किसी वजह से कम हो गई है चीजों की फॉर द टाइम बीइंग, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाएगी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो आउटपुट के साथ ही वेरी करती है। तो आपको तो कोई टेंशन है ही नहीं। हाँ। ठीक है ना, तो इसलिए हाई वेरिएबल कॉस्ट की कोई टेंशन नहीं है। आउटपुट कम कर दो, वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाएगी। प्रॉब्लम है फिक्स कॉस्ट की। वो क्या, अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट लो है, लो वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन आपकी हाई फिक्स कॉस्ट है, तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है बहुत ज्यादा। पर्टिकुलरली अगर बिजनेस सीजनल है या बिजनेस की डिमांड जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती, फ्लक्चुएट करती रहती है, तो आपको प्रॉब्लम आएगा। क्यों, क्योंकि जब आपकी वेरिएबल कॉस्ट तो पहले कम है, जैसे ही आप आउटपुट गिराएंगे क्योंकि आपकी डिमांड नहीं है, डिप आ गया आपकी सेल्स में, तो प्रॉब्लम ये हुआ कि वेरिएबल कॉस्ट तो पहले कम है और कम हो गई, लेकिन इसने कम नहीं होना। ये तो भाई वहीं रहेगी कांस्टेंट, उधर की उधर ही जमी हुई है। इसका मतलब है अब आपको जो हर यूनिट बना रहे हैं उस पर तो कॉस्ट आपकी पहले एग्जांपल है कि आप, मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप 10,000 यूनिट्स बना रहे थे। ठीक है, तो 10,000 यूनिट पे आप बिल्डिंग का रेंट दे रहे थे, फॉर एग्जांपल रेंट आप दे पे कर रहे थे, फर्ज किया $500 पे कर रहे थे। ठीक है, 10,000 यूनिट्स पे। तो अब अगर हम नीचे देखें कि आप वही 10,000 यूनिट बना रहे हैं। अच्छा, अब आपने अगर कम भी कर दिया, 10,000 यूनिट से अगर आप कम आ गए, कितने आ गए, 5,000 पे आ गए, तो आपको पता है यार रेंट तो $500 ही है ना, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ये पे करना कर देंगे, हमें रेवेन्यू आएगा तो पे कर देंगे। रेंट ऐसे ही पे करना है ना आपने, जब आपको चीजें बेचोगे रेवेन्यू आएगा। लेकिन ये जो 10,000 थे, आप जब यहाँ पर 5,000 पे जाते हो, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो रेंट है वो आपका 6,000 का रेंट है। तो अब भाई अगर आप 5,000 यूनिट पे आ गए हो, तो अब हो सकता है कि आपको इससे जो रेवेन्यू आ रहा है वो फिक्स कॉस्ट कवर ही ना कर पाए। हम्म। फर्ज किया कि आपको रेवेन्यू जो है ना वो इतना ही आ रहा है, 5,000 यूनिट बना रहे हैं, 5,000 ही आपको आ रहा है, तो अब ये आप 6,000 कवर कैसे करेंगे, क्योंकि 6,000 ने कम नहीं होना, वो उतना ही रहना है फिक्स कॉस्ट। इसीलिए कहते हैं कि आपकी कोई भी बिजनेस अगर आप नया स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो उसकी फिक्स कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि ये जो छोटे बिजनेसेस होते हैं ना, ये जो रिटेल शॉप्स खोलते हैं, तो क्या करना होता है, एक दुकान ली, उसको किराए पे लिया, सामान डाला, शुरू कर दिया। तो आपकी उसमें फिक्स कॉस्ट क्या है, दुकान का किराया। वो अगर कम है तो आपकी सेल अभी स्टार्ट में नहीं भी हो रही तो टेंशन नहीं। लेकिन आप शुरू में अगर बड़ी दुकान ले लेंगे किसी बड़ी जगह पर, और तो आपको शुरू में इतना आप फिक्स कॉस्ट कैसे पे करोगे, क्योंकि फिक्स कॉस्ट पे करने के लिए आपको आउटपुट ज्यादा चाहिए, उसको सेल करेंगे, रेवेन्यू आएगा तो होगा, वो हो नहीं रही क्योंकि डिमांड नहीं है अभी। तो ये आपको, तो इसलिए आपको फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है कि बिजनेस में फिक्स कॉस्ट ज्यादा है कि वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है। अदरवाइज बिजनेस जो है वो कभी भी आपका, उसकी कॉन्टिन्यूटी पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा और वो क्लोज डाउन हो सकता है किसी भी वक्त। अच्छा, ये तो बता दिया। अब वाई एक्यूरेट कॉस्टिंग इज इंपॉर्टेंट, ये हमने बात चूंकि कर ली है, लेकिन मैं दोबारा से थोड़ी सी कर देता हूँ। पहला, प्राइसिंग डिसीजन कैन बी टेकन इफेक्टिवली कीपिंग इनटू व्यू कॉस्ट टू जनरेट प्रॉफिट। सारी बात है, कभी आप प्राइस अपनी कॉस्ट से कम भी रख सकते हैं। वो तो कोई बेवकूफी होगा कि $10 की चीज वो बना रहा है और $8 की बेच दे, ये तो नहीं कर सकते ना। लेकिन ये हो जाता है, अगर हो जाएगा अगर आप कॉस्टिंग नहीं करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है।
तो तब आप बेचते हैं। यानी कि आप ये देखो कभी कि जब आप कभी ना, एक आम एग्जांपल देता हूँ, दही भल्ले खाने जाते हैं, तो दही भल्ले में प्लेट कितनी होनी चाहिए और उसमें कितना डालना है और रेट क्या उन्हें पता होता है ना। और कभी कहते तो आप ओ यार इसमें ये जरा थोड़ा और डाल दे, वो भी देख के डालते हैं, उन्हें पता है कि यार ये मैं इतना डाल रहा हूँ। तो उनको निकालना जरूरी है कि यार हमारी कितना खर्चा आ रहा है, एक जो भी हम प्याला दे रहे हैं दही भल्ले का या प्लेट दे रहे हैं दही भल्ले की, उसकी कॉस्ट कितनी है और हम प्राइस क्या चार्ज कर रहे हैं। अगर वो अंदाजे से प्लेट भर के यार लोग बड़े खुश हैं, प्लेट बड़ी भर के देते हैं और प्राइस भी रीजनेबल है, तो भाई आप मारे जाएंगे। क्यों? प्राइस, पैसे आपको कम मिल रहे हैं, कॉस्ट आपकी ज्यादा है। आपको पता चलेगा ये 2 महीने बाद, ओ यार ये तो पैसे आने के बजाय जा रहे हैं, उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी और फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ऑलमोस्ट आपके पास बचेगी नहीं कि आप कुछ कर सकें। ठीक है, तो ये छोटी सी मैंने बात की, तो उनको भी आइडिया होता है। लेकिन ऑफ कोर्स जारी बात है, आपके सर फिर ये इसके पढ़ने की क्या जरूरत है बिजनेस। भाई जब बिजनेस आप बड़े स्केल पे ऑपरेट करते हैं तो ये जुबानी फिंगर टिप्स पे काम नहीं होता। फिर आपको एक्सपर्ट बंदे ही चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी पड़ेगी आपको, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि फाइनेंस की मैनेजमेंट। ये तो छोटा सा एक खोखा खुला हुआ है, वो रोज के 50 कस्टमर को भेज देता है, तो वो कोई टेंशन नहीं है, वो उसको पता है। अच्छा, लेकिन वो भी देखता है जनाब, वो ये प्लेट महंगी कर दी, क्यों महंगी जनाब, आलू महंगे हो गए, उसे पता है कि आलू महंगे हुए हैं तो मेरी प्लेट की कॉस्ट ज्यादा हो गई है, तो मुझे प्राइस बढ़ानी है। ठीक है ना, तो उसको भी कॉस्टिंग वो भी करता है, लेकिन वो चलिए जुबानी करता है और बहुत छोटे लेवल पे है। लेकिन इमेजिन करो कि जो टोयोटा को ले लो, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो गाड़ियां बनाती है, तो वो कॉस्टिंग ऐसे तो नहीं कर सकती। अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है दूसरी चीज, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट विद बजटेड कॉस्ट और करंट ईयर कॉस्ट डेटा विद द पास्ट ईयर कॉस्ट डेटा इज पॉसिबल, ये भी। अच्छा, पहले तो आप ये समझ लीजिए, आगे हमने बात करनी है कि ये एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है और बजटेड कॉस्ट क्या होती है, दोनों में क्या फर्क है, इसको देख लेना। फर्क ये है कि जो एक्चुअल कॉस्ट है ये वो वाली कॉस्ट है जो कि सर एक आपके क्वेश्चन है मेरा। पैसे लगे, कॉस्ट इनकर हुई। बजटेड कॉस्ट जो है ना, ये हम बोलते हैं एस्टिमेशन। ये एस्टिमेटेड कॉस्ट है कि आप साल के शुरू में अंदाजा लगाते हैं कि यार हमने इतना खर्चा करना है। ये जरूरी है, साल के शुरू में आप प्लान करते हैं कि हमने इतना खर्चा करना है। ठीक है, गवर्नमेंट भी करती है, ये तो हम बिजनेस की बात कर रहा हूँ ना। गवर्नमेंट हर साल जून में बजट आता है, आपको आइडिया तो होगा गवर्नमेंट का बजट आ गया, सुनने में तो आता है। तो गवर्नमेंट वो क्या बनाती है, हमने आइंदा आने वाले साल में कितना खर्चा करना है। तो जब आपको पता होगा खर्चा कितना करना है, उस हिसाब से पैसे भी तो आप जनरेट करेंगे ना, रेवेन्यू आपको चाहिए होगा, फाइनेंस चाहिए होगा। इस तरह बिजनेसेस भी ऐसे करते हैं कि वो हर साल के शुरू में जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू करने लगे तो उसकी बजटेड कॉस्ट देखते हैं, बनाते हैं कि यार इतना खर्चा आएगा, और फिर एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करते हैं। एक्चुअल कॉस्ट कब आएगी, साल के बाद। ठीक है, बजटेड कॉस्ट साल से सर पहले। एक क्वेश्चन है और फिर मेरा। वो कंपेयर करते हैं कि भाई क्या हमारी एक्चुअल कॉस्ट कहीं बजटेड कॉस्ट से ज्यादा तो नहीं। अगर ज्यादा है इसका मतलब गड़बड़ है, आपने तो पैसे, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब है आप बजट बनाते हुए कुछ अमाउंट साइड पर कर देते हैं कि यार ये हमने खर्चा करना है। तो अगर खर्चा उससे ज्यादा हो जाए तो फिर पैसे तो आपको होंगे ही नहीं, आपका बिजनेस की कंटिन्यूटी पे क्वेश्चन मार्क लग गया, आप बिजनेस की डे टू डे ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे फिर। तो इसलिए आपके लिए जानना जरूरी है। फिर आप करंट ईयर की जो कॉस्ट है उसको पास्ट ईयर की कॉस्ट डेटा से कंपेयर कर सकते हैं, क्या देखने के लिए कि क्या हम पिछले साल से इंप्रूव किए कॉस्ट वाइज, क्या हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव की है। एक वर्ड इस्तेमाल होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि बिजनेस जो है वो अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर पा रही है। और ये इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बिजनेस के लिए, पर्टिकुलरली ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें कंपटीशन चल रहा है, क्योंकि अगर आपकी कॉस्ट कम है तो आप प्राइस लो करके कंपटीशन में सरवाइव कर सकते हैं, बल्कि कस्टमर्स को गेन भी कर सकते हैं। अच्छा, विन बैक भी कर सकते हैं अगर वो चले भी गए हैं, अगर आप एफिशिएंट नहीं है तो प्रॉब्लम है। अच्छा, फिर कंपैरिजन इज पॉसिबल विद कॉम्पिटिटर्स कॉस्ट टू डिटरमिन अ कंपैरेटिव प्राइस, ये भी है। आपको अगर अपनी कॉस्ट का पता होगा तो आप कंपैरिटर की कॉस्ट से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या हम कंपैरिटर से कॉस्ट पे compete कर सकते हैं। मतलब आपने कॉस्ट निकाली, आपने कंपैरिटर की कॉस्ट देखी, अपनी देखी, आपने कहा हमारी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो आप कभी भी ये क्लेम नहीं करेंगे कि जी हमारी चीज सस्ती है, हम प्राइस कम कर देते हैं, कभी नहीं कहेंगे आप ये। आप ये कह सकते हैं हमारी क्वालिटी अच्छी है, हमारा ब्रांड इमेज अच्छा है, जी ये वाइड सेलिंग ब्रांड है, लेकिन आप प्राइस पे कभी नहीं कहेंगे कि वो हमारी कम है। अब वेव्स है, अब वेव्स एक ब्रांड है, वो कहते हैं वेव्स नाम ही काफी है, वो ये तो नहीं कहते कि वेव सस्ता है, वो नहीं है सस्ता। तो इसका मतलब है कि आपको कॉस्ट का पता होगा तो आप फिर देखेंगे कौन सी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी है। प्राइस कम करने वाली स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो तो कॉस्ट पे डिपेंड करता है। फिर कॉस्टिंग हेल्प द डिसीजन टू इंक्रीज और डिक्रीज प्रोडक्शन एज वेल, वही बात में होता है। कॉस्टिंग आपने की, पता चला फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट बहुत ज्यादा है आ रही है और आपसे कॉस्ट नहीं मैनेज हो रही, तो प्रोडक्शन कम कर दें।
ताकि मेरी कॉस्ट कंट्रोल हो जाए, सीधी सी बात है। और अगर आपकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा आ रही है, बहुत आपको लगता है कि आपकी कॉस्ट का 70% फिक्स कॉस्ट है और वो नहीं मैनेज हो रही, तो फिर आप ये करें कि फिक्स कॉस्ट को कम करें। कैसे कम करें? आउटपुट कम होने से तो होनी नहीं कम वो। उसके लिए आपने कोई बिल्डिंग ली हुई है, तो बिल्डिंग कोई छोटी बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाए, उस बिल्डिंग को छोड़ दें। कई दफा होता है एक दुकान एक बंदा चला रहा होता है, कहता है यार मैंने दुकान तो खोली थी, वो उतनी चल नहीं रही थी, किराया नहीं निकल रहा था, तो आधी दुकान मैंने किसी और को दे दी। अक्सर दुकानों में होता है कि एक जगह पर मेडिसिन की दुकान है और एक ऐसा एक एनको वालों को दिया हुआ है, वो इसीलिए ताकि रेंट शेयर हो जाए। एक जगह इस सेलफोन की वो कंप्यूटर की दुकान है, साथ एक सेलफोन का भी छोटा सा शेल्फ बनाया हुआ है, एक काउंटर पे एक बंदा वो भी खड़ा हुआ है। अब वो दोनों अलग अलग बिजनेसेस हैं, लेकिन शेयर कर रहे हैं रेंट, ताकि यार आती उन्होंने क्या किया, अपने वो जो फिक्स कॉस्ट है उसको कम कर दिया कि यार वो अब मैं तो रेंट थोड़ा दूंगा, बाकी रेंट वो देगा। ये आप तभी कर पाएंगे अगर आप कॉस्टिंग करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है। अच्छा, प्रोडक्शन इंक्रीज डिक्रीज तो आप तब करेंगे जब वेरिएबल कॉस्ट का इशू है, ठीक है, अदरवाइज फिक्स कॉस्ट में तो ये नहीं हो सकती। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही काफी है, और बाकी फिर हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे।